सेक्शन 206 टाइटल सर्कुलर। अंडर दिस सेक्शन बेसिकली ये कवर किया गया है कि सर्कुलर कौन जारी करता है। इस सेक्शन में बेसिकली तीन चीज़ें कवर की गई हैं। नंबर वन ये कि सर्कुलर कौन जारी करता है, एंड सेकेंडली सर्कुलर किस पर्पज़ के लिए जारी किया जाता है, एंड लास्टली थर्डली कि ये सर्कुलर किन पर बाइंडिंग होता है और किन पर ये बाइंडिंग नहीं होता। लेकिन इन तमाम बातों को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें पहले ये आइडिया हो कि हम लोग सर्कुलर बेसिकली किसे कहेंगे। सो सर्कुलर बेसिकली एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो कि एफपीआर की तरफ से जारी किया जाता है फॉर द फॉलोइंग पर्पस। नंबर वन, फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। मतलब कि किस तरह जो है वो आपने इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन की इम्प्लीमेंटेशन करानी है, किस तरह आपने निज़ाम इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन के तहत चलाना है। सर्कुलर बेसिकली इस पर्पज़ के लिए जारी किया जाता है। सेकेंडली ये कि टू प्रोवाइड द इंटरप्रिटेशन, टू प्रोवाइड द रूल्स एंड रेगुलेशन हाउ वी इंटरप्रिटेट द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। मतलब सेकंड पर्पज़ ये इसलिए सर्कुलर जारी करती है एफपीआर, ताकि वो बता सके कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की प्रोविजन की आपने किस तरह इंटरप्रिटेशन करनी है। सो सर्कुलर बेसिकली एफपीआर की तरफ से एक जारी किया जाने वाला डॉक्यूमेंट है जो कि फॉलोइंग पर्पसेस, जो कि तीन पर्पसेस हैं, इनके लिए जारी किया जाता है। नंबर वन तो ये कि ये सर्कुलर में एफपीआर ये बताता है कि आपने किस तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन करनी है। सेकेंडली ये इस पर्पज़ के लिए जारी करती है एफपीआर ताकि ये बता सके कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की प्रोविजन की आपने इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करानी है। मतलब इसके तहत आपने इसकी प्रोविजन की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह करानी है। अगेन वही सिंपली कि उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करवाना है, इसके तहत निज़ाम किस तरह चलाना है। एंड लास्टली जो पर्पस होता है सर्कुलर का जारी करने का, वो गाइडेंस होता है प्रोवाइड करना, किनको, टैक्स पेयर को और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को, ताकि उन्हें पता चल सके कि वो क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, किस तरह इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन की इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं। इन तीन पर्पसेस के लिए बेसिकली सर्कुलर जारी करती है एफपीआर। सो सर्कुलर की डेफिनेशन से ही बेसिकली जो मैंने कहा था कि सेक्शन में तीन बातें डिस्कस की गई थी कि कौन जारी करेगा, किस लिए जारी किया जाता है, किन पर बाइंडिंग होता है, किन पर नहीं बाइंडिंग होता। अगर तो किसी ने सर्कुलर की डेफिनेशन को ही अच्छे से समझ लिया है तो उसे दो सवालों के तो आंसर अभी ही मिल गए कि एफपीआर जारी करता है और क्यों जारी करता है, वो मैंने तीन पर्पसेस बता दिए। सो सर्कुलर की डेफिनेशन में ही आपको ये दो बातों का तो पता चल गया। अब सिर्फ एक बात ही रह गई है, वो ये है कि किन पर बाइंडिंग होता है और किस पर बाइंडिंग नहीं होता। लेकिन हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम इसके तमाम सबसेक्शन को पढ़ेंगे। सो सबसेक्शन 1 क्या कहता है? कहता है कि टू अचीव कंसिस्टेंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड टू प्रोवाइड द गाइडेंस टू द टैक्स पेयर एंड ऑफिसर ऑफ द बोर्ड। द बोर्ड में इशू सर्कुलर सेटिंग आउट द बोर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। सो वो कह रहे हैं कि एफपीआर जारी करता है सर्कुलर को किस पर्पस के लिए, टैक्स पेयर और बोर्ड के ऑफिसर को गाइड करने के लिए और इस ऑर्डिनेंस की एडमिनिस्ट्रेशन में की कंसिस्टेंसी के लिए। मतलब ये कि इसके तहत जो है वो निज़ाम प्रॉपर चल सके, इसकी इम्प्लीमेंटेशन सही से हो सके, इसके लिए वो इसको जारी करता है। और इसके अंदर वो इस ऑर्डिनेंस की बोर्ड जो है वो इंटरप्रिटेशन करके आपको देता है इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन की। मतलब उन्हें गाइडलाइन किस तरह प्रोवाइड कर रहा है और अपना जो उसका टारगेट है कि इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन की, ये टारगेट वो अचीव किस तरह कर रहा है, उन्हें इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड कर रहा है इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन की एफपीआर ऑफिसर को और टैक्स पेयर को, ताकि वो समझ सकें। क्योंकि लॉ की लैंग्वेज ज़रा टेक्निकल होती है, तो वो उसको थोड़ा इंटरप्रिटेट करके उन्हें बता देता है। सर्कुलर के अंदर एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह हम लोगों के पास एक टेक्स्ट बुक होती है और उस टेक्स्ट बुक की कोई गाइड होती है, जहाँ से हम लोग उसे आसानी से उस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे आजकल के करंट पीरियड के अंदर हमें अगर कुछ समझ नहीं आता तो हम यूट्यूब लेक्चर देखते हैं, एआई से कंसल्ट करते हैं और वेबसाइट से देखते हैं, गूगल्स वगैरह डिफरेंट वेबसाइट हर एक ने
अपनी कोई ना कोई रेलेवेंट अपनी फ़ील्ड के हिसाब से वेबसाइट और चैनल यूट्यूब पर लगाया हुआ होता है। तो जिस तरह हम लोग कंसल्ट करते हैं, इसी तरह इस ऑर्डिनेंस की प्रोविज़न की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए और उनको गाइड करने के लिए टैक्स पेयर को और बोर्ड के ऑफ़िसर को सर्कुलर की सूरत में सर्कुलर जारी करता है एफबीआर, जिसमें वो एक इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करता है इस ऑर्डिनेंस की प्रोविज़न की, ताकि वो इन्हें गाइड कर सकें और जो अपना टारगेट है, यानी कि प्रॉपर निज़ाम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके इस ऑर्डिनेंस की प्रोविज़न की, उसके टारगेट अचीव करने के लिए वो एक सर्कुलर जारी करता है। सो आई होप सबसेक्शन 1 सबको समझ आ गया होगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि जो सर्कुलर इशू, अब ये सबसेक्शन 2 बेसिकली सबसेक्शन 3 ये इस टारगेट की जो लास्ट आइटम है इस सेक्शन का, उसके मतलब की बात कर रहा है कि सर्कुलर किस पर बाइंडिंग है, किस पर बाइंडिंग नहीं होता। बिफोर टू रीड द सबसेक्शन 2 एंड 3 मैं बता दूँ कि जो सर्कुलर है ना, ये तमाम एफपीआर के तमाम एफपीआर के ऑफिसर्स पे, तमाम इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ पे, मतलब एफपीआर जो बोर्ड है उसके अंदर, उस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी इदारे काम कर रहे हैं और उनके जो मुलाजिम हैं जो उनके अंदर काम कर रहे हैं, उन पे इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर बाइंडिंग होता है। लेकिन ना ये टैक्स पेयर के ऊपर बाइंडिंग होता है और ना ही ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के ऊपर बाइंडिंग होता है सर्कुलर, मतलब वो इसको मानने के लिए बाउंड नहीं है। सो सर्कुलर इशूड बाय द बोर्ड शेल बी बाइंडिंग ऑन ऑल इनकम टैक्स अथॉरिटी, यानी ये बाइंडिंग होता है तमाम इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ पे। और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ बेसिकली कौन सी होती हैं, सेक्शन 207 के अंदर हम पढ़ लेंगे कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ में कौन, इसमें बेसिकली रीजनल कमिश्नर अपील, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर और एफपीआर और रेलिवेंट टैक्स अथॉरिटीज़ आती हैं। ये हम सेक्शन 207 में बेसिकली पढ़ेंगे कि किन लोगों को लॉ ने, यानी इस ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स अथॉरिटी का, यहाँ पे सिर्फ आप इतना जान लें कि सर्कुलर जो है, जो बोर्ड जारी एफपीआर जारी करता है, वो इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर बाइंडिंग होता है और उन तमाम पर्सन पर जो कि एम्प्लॉयड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डिनेंस अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेट बोर्ड, मतलब इस एफपीआर के बोर्ड के कंट्रोल के अंदर इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन को पर अमल दरामद करवाने के लिए जो बाकी तमाम लोग अपनी मुलाजमत प्रोवाइड करें, यानी एफपीआर के अंडर ही जो बिलो डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो लोग मुलाजिम हैं, उन पर और इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर ये सर्कुलर बाइंडिंग होता है। लेकिन जो अदर देन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, ना ही कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील पर बाइंडिंग है, ना ही ये टैक्स पेयर के ऊपर बाइंडिंग होता है। यानी जिन पर बाइंडिंग है वो तो इस पर काम करने के लिए लाइबल हैं, लेकिन इन पर बाइंडिंग नहीं होता तो वो लाइबल नहीं है। सो ये हमारे पास सर्कुलर हो गया कि सर्कुलर बेसिकली क्या होता है, किस पर्पज़ के लिए जारी किया जाता है, किस पर बाइंडिंग है, किस पर बाइंडिंग नहीं है। अगर तो आप ये 3 बातें याद रख लें तो ये सेक्शन 206 आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 206 ए की तरफ। सेक्शन 206 ए एडवांस रूलिंग। अंडर दिस सेक्शन बेसिकली 3 सबसेक्शन जो हैं वो इस सेक्शन में कवर किए गए हैं और नॉर्मली 5 थिंग्स जो हैं जो इस सेक्शन के अंदर कवर की गई हैं। नंबर 1 तो ये है कि एडवांस रूलिंग कौन जारी करता है, सेकेंडली किसके अगेंस्ट ये जारी की जाती है, थर्डली कि किस ट्रांजैक्शन के हवाले से ये जारी की जाती है, मतलब इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, मतलब किसके हवाले से जारी की जाएगी। एंड नंबर 4 ये कि एडवांस रूलिंग और जो लॉ इन्फोर्सेबल एट टाइम, यानी जो इस टाइम एग्जिस्ट करते हैं, उनके दरमियान अगर कंट्राडिक्शन आ जाए तो कौन सी चीज़ प्रिवेल करेगी। एंड लास्टली नंबर 5, अगर एडवांस रूलिंग और सर्कुलर के दरमियान कंट्राडिक्शन आ जाए तो फिर कौन सी चीज़ प्रिवेल करेगी। ये नॉर्मली 5 सवाल जो हैं, ये 5 बातें इस सेक्शन 206 ए के अंदर कवर की गई हैं, जिनका आंसर जो है वो हम जब ये सेक्शन को पढ़ेंगे हमें मिल जाएगा। लेकिन अगेन वही बात कि टर्मिनोलॉजी क्लियर होना ज़रूरी है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्शन कि एडवांस रूलिंग बेसिकली है क्या। सो एडवांस रूलिंग बेसिकली एक तरह का डिसीजन होता है जो कि एफपीआर की तरफ से जारी किया जाता है नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर को। नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर वो होता है जो कि एक टैक्स ईयर के अंदर 182 दिन या उससे ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर रहा हो। सो एडवांस रूलिंग एक तरह का डिसीजन है जो कि एफपीआर की तरफ से नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर को जारी किया जाता है उस ट्रांजैक्शन के हवाले से, जिस ट्रांजैक्शन के हवाले से इसने इसकी डिमांड की होती है। पर्पस होता है इसका ये इसलिए जारी किया जाता है ताकि वो उसे स्पेसिफाई कर सकें
कि आपने जिस ट्रांज़ैक्शन के हवाले से इसकी डिमांड की है एडवांस रूलिंग की, उस ट्रांज़ैक्शन पर आप पर किस रेट के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। सो अगेन वही बात कि इसमें जो मैंने कहा था कि 5 चीज़ें डिस्कस हुई हैं, वो 3 चीज़ें तो इसी डेफ़िनेशन में ही क्लियर हो गई। यानी अगर किसी ने डेफ़िनेशन को सही से समझ लिया है, तो उससे वो 3 सवाल जो उसके स्टार्ट के थे, तो उसे आसानी से उसको पता चल गया कि एडवांस रूलिंग एफपीआर जारी करती है, नॉन रेज़िडेंट टैक्स पेयर के अगेंस्ट जारी करती है। पर्पस इसके पीछे ये होता है ताकि वो उसे स्पेसिफ़ाई कर सकें कि जिस ट्रांज़ैक्शन के लिए आपने इस एडवांस रूलिंग की डिमांड की थी, उस ट्रांज़ैक्शन के हवाले से किस रेट के हिसाब से आप पर टैक्स लगाया जाएगा। और सब सेक्शन 1 जो है वो सेक्शन 206 ए का वो बेसिकली इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। बाकी जो लास्ट 2 क्वेश्चन हैं कि अगर एडवांस रूलिंग और जो करंट लॉ है, एनफोर्सेबल टाइम है, उनके दरमियान कंट्राडिक्शन आ जाए तो क्या चीज़ प्रिवेल करेगी, वो सब सेक्शन 2 ऑफ दैट सेक्शन डिस्कस करता है। एंड लास्टली नंबर 5th पॉइंट जो इस सेक्शन में कवर किया गया है कि अगर सर्कुलर और एडवांस रूलिंग के दरमियान कंट्राडिक्शन आ जाए तो कौन-सी चीज़ प्रिवेल करेगी। सो अब अगर हम इसे स्टार्ट करें सेक्शन 206 ए को, अगर तो आपको डेफिनेशन समझ आ गई है तो आपके लिए इस सेक्शन को समझना मुश्किल है ही नहीं। तो और लास्ट क्वेश्चन में भी मैं बता दूँ कि अगर कंट्राडिक्शन आ जाए एडवांस रूलिंग की सर्कुलर के साथ, तब भी एडवांस रूल ही प्रेफ़र कर प्रिवेल करेगा। और अगर एडवांस रूलिंग की कंट्राडिक्शन आ जाए जो लॉ इस टाइम एनफोर्सेबल है, करंट लॉ जो एग्ज़िस्ट कर रहा है उसी मैटर से मुतल्लिक जिसके मुतल्लिक एडवांस रूलिंग है, तो एडवांस रूलिंग ही जो है वो प्रिवेल करती है। यानी इसका मुकाबला किसी के साथ भी हो जाए तो एडवांस रूलिंग ही प्रिवेल करेगी। ये सेम लाइक क्रिकेट मैच है, जिस तरह अगर ऑस्ट्रेलिया किसी मैच के अंदर किसी अपोज़िट टीम के अपोज़िट टीम अगर ऑस्ट्रेलिया है, आप क्रिकेट मैच देखते हैं अगर, और अगर आपको पता चल जाए कि अपोज़िट टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया है किसी के अगेंस्ट, तो हमें मैच देखने से पहले ही रिज़ल्ट का पता होता है कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा, क्योंकि उनकी टीम जो है वो क्रिकेट के लिहाज़ से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मतलब उन्हें शिकस्त देना जो है, उन्हें डिफीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो प्रॉपर वर्किंग के साथ आते हैं। तो इसी तरह अब आप देख लो कि अगर एडवांस रूलिंग की कंट्राडिक्शन आ जाए इन दोनों के साथ, यानी सर्कुलर के साथ और जो लॉ एनफोर्सेबल टाइम है उसके साथ, तो एडवांस रूलिंग ही प्रिवेल करेगा, क्योंकि ऐसा लॉ में कह दिया गया है। सो अगर ज़्यादा सिचुएशन को ड्रैग ना करें तो स्टार्ट करते हैं सबसेक्शन 1 से। तो कहते हैं सबसेक्शन 1 कहता है द बोर्ड में ऑन एप्लीकेशन इन राइटिंग बाय अ नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर issue to the taxpayer an advance ruling setting out the commissioner position regarding the application of this ordinance to a transaction proposed or entered into by the taxpayer। सो कह रहे हैं कि जब नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर दरख्वास्त देता है रिटर्न फॉर्म में बोर्ड को अपनी उस रेलेवेंट ट्रांजैक्शन के हवाले से, जिस ट्रांजैक्शन में वो इंटर हो गया है कि मुझे इसके हवाले से एडवांस रूलिंग जारी किया जाए, तो बोर्ड उसकी उस दरख्वास्त पर उसको एडवांस रूलिंग जारी कर देगी और कमिश्नर की पोजीशन स्पेसिफ़ाई कर देगी इस एप्लीकेशन के हवाले से। मतलब उसे बता देगी कि आपकी इस ट्रांज़ैक्शन पर किस रेट के हिसाब से आप पर टैक्स लगेगा। ट्रांज़ैक्शन प्रपोज़ और एंटर इंटू बाय द टैक्स पेयर है, मतलब यानी एक तरह से देखा जाए कि इस सेक्शन में टाइम टू फाइल ऑफ दैट एप्लीकेशन भी डिस्कस कर दिया गया है कि हो सकता है कि वो जो नो रेजिडेंट टैक्स पेयर है वो अपनी ट्रांज़ैक्शन में एंटर होने के बाद भी ये दरख्वास्त दे सकता है, तब भी उस पर कोई मसला नहीं है। और प्रपोज़्ड है यानी कि फ्यूचर, वो मतलब वो अगर उसको अभी उसने सिर्फ़ उसका अभी वो एंटर नहीं हुआ, वो होना चाहता है, प्रोस्पेरियस है वो इस बारे में, तो तब भी वो ये दरख्वास्त दे सकता है। सो एक तरह से देखा जाए, यानी मैंने पहले ही कह दिया था कि लॉ पढ़ते हुए लफ्ज़ों पे बहुत ज़्यादा गौर करना है, क्योंकि देखें आपने 2 लफ्ज़ों से आपको अंदाज़ा हो गया कि ये दरख्वास्त जो है 206 ए की, उसको फ़ाइल करने के लिए प्रॉपर टाइमिंग क्या है। मतलब आप जो है वो अपनी ट्रांज़ैक्शन जो कि आपकी डिज़ायर्ड ट्रांज़ैक्शन है नॉन रेज़िडेंट टैक्स पेयर की, जिसके मतलब उसे एडवांस रूलिंग चाहिए, वो उसमें इंटर होकर भी ये दरख्वास्त दे सकता है या फिर उसमें इंटर होने से पहले भी वो दरख्वास्त दे सकता है। बात सारी ये है कि वो जब ये दरख्वास्त दे देता है तो वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए और बोर्ड उसकी दरख्वास्त रिसीव होने के बाद उसकी प्रोपोज़ और इंटर ट्रांज़ैक्शन के हवाले से एडवांस रूलिंग जारी कर देगी और उसे बता देगी कि किस रेट के हिसाब से आपकी इस ट्रांज़ैक्शन पर
आपसे टैक्स लगाया जाएगा। तो सबसेक्शन 2 कहता है कि वेयर सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है कि अगर एडवांस रूलिंग और जो कानून इस टाइम एग्ज़िस्ट करता है, जिस मैटर से मतलब एडवांस रूलिंग आई है, उसी मैटर से मतलब कोई कानून भी एग्ज़िस्ट करता है, तो कौन-सी चीज़ प्रिवेल करेगी? सो इसमें तो बेसिकली एडवांस रूलिंग ही प्रिवेल करती है, लेकिन हम देख लेते हैं कि इधर बाय लॉ वर्ड टू वर्ड क्या लिखा हुआ है। सो कह रहे हैं कि वेयर द टैक्स पेयर हैज़ मेड अ फुल एंड अ ट्रू डिस्क्लोज़र ऑफ द नेचर ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांज़ैक्शन। यानी टैक्स पेयर ने अपनी तरफ से, हैज़ का वर्ड है यानी कि पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। वो कह रहे हैं कि अगर टैक्स पेयर ने अपनी तरफ से जो उसने ट्रांज़ैक्शन जिसमें वो इंटर होना है उसने, या वो हो चुका है, उसके हवाले से उसने ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कर दी। प्रॉपर तमाम इन्फॉर्मेशन उसने एक्सप्लेन कर दी, डिक्लेयर कर दी, डिस्क्लोज़ कर दी। रेलेवेंट टू द रूलिंग एंड द ट्रांज़ैक्शन हैज़ प्रोसीडेड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट एज़ डिस्क्राइब्ड इन द टैक्स पेयर एप्लीकेशन फॉर द रूलिंग। ठीक है, उसने मतलब अपनी एप्लीकेशन में उसकी हर चीज़ उसके मतलब सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। द रूलिंग इज़ बाइंडिंग ऑन द कमिश्नर विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन टू द ट्रांज़ैक्शन ऑफ द लॉ एज़ टू स्टूड एट द टाइम द रूलिंग वाज़ इश्यूड। अब जो अब अगर ये इस ट्रांज़ैक्शन के हवाले से जो चीज़ इस ट्रांज़ैक्शन के ऊपर बाइंड होगी वो एडवांस रूलिंग होगी। इवन दो अगर उस मैटर से मतलब जिस टाइम रूल इश्यू हुआ है, एडवांस रूलिंग इश्यू हुई हुई है, जो उस ट्रांज़ैक्शन के मतलब इसने एडवांस रूलिंग की डिमांड की ना, उससे मतलब कोई कानून भी इस टाइम एक्ज़िस्ट करता है, लेकिन फिर भी ये रूल एडवांस रूलिंग ही उस ट्रांज़ैक्शन के ऊपर बाइंडिंग होगी, वो रूल बाइंडिंग नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर उसने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना था, कोई स्पेसिफ़िक क्राइटेरिया का, लाइक मेडिसिन का उसने बिज़नेस स्टार्ट करना था। अब लेट्स सपोज़ कर लें कि कानून जो है वो कहता है कि उस बिज़नेस के ऊपर उसको 2% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन एडवांस रूलिंग कहता है कि नहीं, इसको 1% देना पड़ेगा। तो अब उसे 1% ही देना पड़ेगा, उसे 2% ही देना पड़ेगा। वेयर देयर इज़ एनी इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अ सर्कुलर एंड एडवांस्ड एंड प्रायोरिटी। अब यहाँ पर कोई बात इतनी मुश्किल नहीं लिखी हुई। सबसेक्शन 3 में वो कह रहे हैं कि अगर किसी तरह की कोई इनकंसिस्टेंसी आ जाती है सर्कुलर के दरमियान और एडवांस रूलिंग के दरमियान, तो प्रायोरिटी हमेशा दी जाएगी एडवांस रूलिंग की टर्म्स एंड कंडीशन को, ना कि सर्कुलर को। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा था कि सर्कुलर जो कि एफपीआर जारी करता है, जिसमें वो इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन कर देता है ताकि वो गाइड कर सके टैक्स पेयर को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, और प्रॉपर्ली तौर पर इम्प्लीमेंटेशन करवा सके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की प्रोविजन की। अब आप फ़र्ज़ कर लें कि सर्कुलर के अंदर उसने किसी स्पेसिफिक इनकम टैक्स की ऑर्डिनेंस की कोई ख़ास इंटरप्रिटेशन की है, लेकिन जो एडवांस रूलिंग है वो उस इंटरप्रिटेशन से इनकंसिस्टेंट है, वो उसके साथ मुमासलत नहीं खा रही। तो अब हमें जो है वो किस चीज़ को प्रेफ़र करना है, प्रिवेल करना है, हमें जो है वो एडवांस रूलिंग को करना है, क्योंकि ऐसा सेक्शन 206 के सबसेक्शन 3 में कह दिया गया है। एंड अगेन वी नोटिस दैट कि बोथ द प्रोविजन यानी बोथ द सबसेक्शन 2 एंड 3 ऑफ 206 से आर मैंडेटरी प्रोविजन, और जब पार्ट मैंडेटरी प्रोविजन की हो तो फिर वही प्रिवेल करती है। सो आई होप सेक्शन 206 ए भी तमाम लोगों को समझ आ गया होगा। ये आज की वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 206 एंड 206 ए कवर किया है। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।